हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो जैसा कि आपने सुना होगा और आपको अच्छे से नोटिफिकेशन के बारे में पता चल गया होगा कि ये जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेम के, वो कैसे होंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये। आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जो आपका पेपर आएगा, है ना, वो कैसा होगा? वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। एक क्वेश्चन के 4 आपको बहुविकल्पी दे रखे होंगे और किसी एक को आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, आधारित होंगी विवि की सेमेस्टर परीक्षाएं। ठीक है, अब ये बैठक ली थी इन्होंने और इसके बाद डीबीआरएयू यूनिवर्सिटी ने अपना निर्णय दिया कि इनका जो सेमेस्टर वाइज जो हमारा हो गया है नया सिलेबस, नया कोर्स, तो वो कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। तो उसी के हिसाब से हम आगे के आज की वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया करूँगा। ठीक है, ये कृष्णा प्रकाशन की बुक है। कृष्णा प्रकाशन की बुक के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और भी जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकेंगे, मैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको क्लीन और क्लियर तरीके से कराऊंगा विद कंसेप्ट्स, है ना। एक एक कंसेप्ट्स को भी हम लेके चलेंगे और जैसे जो थ्योरम्स रह गई हैं वो भी अभी आएंगी। तो और न्यूमेरिकल वगैरह उसकी वीडियो अलग से आएगी, और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो होगी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की होगी। और जो न्यूमेरिकल वगैरह है, थ्योरम्स वगैरह हैं, जो कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं, वो मैं आपको वाइट बोर्ड पे करा दूंगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप हो चुका है, तो इसलिए आप मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है? एक जड़त्व निर्देश तंत्र होता है। देखो, आज पुरानी वीडियोस में मैं समझा चुका हूं जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। तो जड़त्व निर्देश तंत्र क्या होता है? जड़त्व निर्देश तंत्र के लिए ऑप्शन दे रखे हैं। नियत वेग से गति करता है या विराम अवस्था में है, त्वरित वेग से गति करता है या विराम अवस्था में हो, मंदित वेग से गति करता है या विराम अवस्था में हो, या त्वरित या मंदित वेग से गति करता है या विराम अवस्था में हो। तो जैसा कि आपको पता है कि जड़त्व निर्देश तंत्र में क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, तो यानी कि नियत वेग से। देखो तीनों, अब देखो इसको अगर आपको नहीं हो रहा होगा तो आप कितने आसानी से, देखो आराम से कर सकते हैं। देखो इसमें भी त्वरित है, इसमें मंदित है, मंदित मतलब कम हो रहा है, और इसमें भी त्वरित है। ठीक है, तो जो अलग है वो क्या है? नियत वेग है। अलग क्या है? नियत वेग। तो नियत वेग से गति करता है या विराम अवस्था में हो, एक कांस्टेंट में हो, तो जड़त्व निर्देश तंत्र होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, दिन में जड़त्वीय निर्देश तंत्र तथा रात में अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, है ना। और नहीं तो रात में जड़त्वीय निर्देश तंत्र तथा दिन में अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जो हमारी पृथ्वी होती है वो जड़त्वीय तंत्र ना होकर एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमने वाला एक गोला है, और घूर्णन करने के कारण इसमें क्या होता है? अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। इसमें क्या होता है? अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये सूर्य के चारों तरफ त्रिज्या में कक्षा की चक्कर भी लगाती है ना, जिसका आवर्तकाल 1 वर्ष का होता है, आपको पता होगा, है ना। तो जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी से जुड़ा कोई भी निर्देश तंत्र भी एक त्वरित तंत्र होता है। कैसा? त्वरित, है ना। तो अर्थात पृथ्वी कैसी होती है? पृथ्वी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। पृथ्वी कैसी निर्देश तंत्र है? पृथ्वी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकेंद्र बल होता है। अब अपकेंद्र बल के बारे में जान लेते हैं कि अपकेंद्र बल होता है। तो अपकेंद्र बल कैसा होता है? सामान्य बल, वास्तविक बल और आभासी बल और गुरुत्व बल। तो आप जानते हैं, आप बहुत अच्छे से आपने अपकेंद्र बल पढ़ रखा है कि जो इसका एग्जांपल ले सकते हैं, वॉशिंग मशीन में जो सुखाने वाली होती है आपकी मशीन, उसमें जो आपने देखा होगा चारों तरफ छेद होते हैं अंदर ही अंदर, है ना। तो वो अपकेंद्र बल का उदाहरण है। जैसे ही कपड़ा उनसे दूर वृत्तीय गति कर रहा होता है तो उसमें से पानी निकलता है ना। जो पानी होता है वो सारा उन छेदों में से होकर जा रहा होता है। और जो सबसे बेस्ट एग्जांपल अपकेंद्र बल का क्या है? सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि घूमती मेज के अगर आप साइड में खड़े हो जाते हैं तो आप उसकी तरफ गिरने लगते हैं ना, आपको एक बल महसूस होता है। तो ये महसूस होता है, महसूस मतलब आभास होता है। तो ये बल कैसा होता है? एक आभासी बल है। कैसा बल है? एक आभासी बल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन इसका नंबर क्या हो जाएगा? तीसरे का सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, वृत्तीय गति में पिंड द्वारा
त्रिज्या बाहर की ओर दिशा में अनुभव किया जाने वाला बल। क्या वृत्तीय गति में पिंड द्वारा त्रिज्या बाहर की ओर दिशा में अनुभव किया जाने वाला जो बल है वो क्या होता है? वो होता है अपकेंद्र बल। यही है अपकेंद्र बल, ठीक है, यही हो जाएगा अपकेंद्र बल, है ना। बाहर की ओर जो हमें लगता है, हम टेबल के बाहर खड़े हैं घूमती के, तो जो बाहर की तरफ अनुभव किया जाता है, अनुभव किया जा रहा है बेसिकली, तो वो क्या होता है? अपकेंद्र बल। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपकेंद्र बल। अगला क्वेश्चन, एक कण वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, कण का त्वरण होगा। अगर एक वृत्तीय पथ पर कण घूम रहा है ना, तो उसका त्वरण क्या होगा? त्रिज्या के अनुदिश, स्पर्श रेखा के अनुदिश, वृत्त की परिधि के अनुदिश और शून्य। आपको पता है कि जब कोई भी कण, देखो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा, जूम कर लेते हैं जरा। जब कोई भी कण वृत्तीय गति करता है, ये केंद्र है, एक केंद्र के सापेक्ष वृत्तीय गति करता है, तो ये तो जो दिशा होती है ये तो वेग की होती है ना, ये वेग की होती है, ये वेग की हो गई, ये वेग की हो गई, ये वेग की हो गई। लेकिन जो फोर्स की, जो अभिकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय त्वरण की होती है, वो कहाँ होती है? अंदर की ओर, केंद्र की तरफ, यानी कि त्रिज्या के अनुदिश होती है। तो आपका इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? त्रिज्या के अनुदिश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिफ्थ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक डोरी से बंधे पत्थर को ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। एक डोरी से बंधा पत्थर है, इस तरीके से एक पत्थर बंध रखा है और उसे ऐसे ऐसे करके घुमाया जा रहा है, ठीक है, पूरा घुमा दिया, ऐसे करके घुमाया जा रहा है। तो किस स्थिति में डोरी में तनाव अधिकतम होगा? टी मैक्सिमम किस स्थिति में होता है? आपने ये 11th क्लास में पढ़ रखा है। वृत्त के निम्नतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर, डोरी के क्षैतिज स्थिति में, प्रत्येक स्थान पर। तो हमेशा याद रखिएगा, वृत्त के जो निम्नतम बिंदु होता है ना, वृत्त का जो निम्नतम बिंदु होता है उस पर हमारा जो तनाव होता है, टेंशन होती है, वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो वृत्त के निम्नतम बिंदु पर। नेक्स्ट है, कोई पिंड वक्रीय गति करता है तब गति के दौरान निम्न राशियां नियत रहती हैं। जब कोई भी पिंड वक्रीय गति करता है ना, वक्रीय गति करता है, एक स्लोप में गति करता है, तब गति के दौरान निम्न राशियां नियत रहती हैं। चाल, वेग, त्वरण, त्वरण का परिमाण, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई भी पिंड वक्रीय गति करता है तो देखो उसकी जो चाल रहती है ना, उसकी जो चाल रहती है, या फिर हम त्वरण का परिमाण बोलते हैं, है ना, ये क्या रहती हैं? दोनों नियत रहती हैं। तो इसमें ऑप्शन में इन्होंने 2 दे रखी हैं, तो अगर मेरे को लगता है सही, वैसे चाल भी होता है, त्वरण का परिमाण भी होता है, तो दोनों टिक, मतलब वो ऑप्शन दे देगा आपको सही तरीके से। तो वैसे तो उसका आंसर दोनों है, चाल और त्वरण का परिमाण, लेकिन अगर सिर्फ एक दे इसमें से एक करना हो तो हम चाल कर देंगे, ठीक है। अब एक चैन एक घर्षण रहित मेज पर रखी है ना, एक चैन जो है वो एक घर्षण रहित मेज पर रखी हुई है, ठीक है, रखी हुई है, जिसकी लंबाई का 1/nवां भाग मेज के एक सिरे से लटका है। यदि चैन की लंबाई कैपिटल L तथा द्रव्यमान कैपिटल M है, तब लटके हुए भाग को वापस मेज पर लाने में आवश्यक कार्य कितना है? तो देखो इसका एक सॉल्यूशन दिखाता हूं मैं आपको, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, देखो ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, एक मिनट सॉरी, नीचे से पढ़ेंगे। माना मेज के किनारे लटकी चैन की जो लंबाई है वो हमने x मान ली, है ना, कैसी है? x, कुछ तो माननी पड़ेगी। यदि चैन की प्रति एकांक लंबाई पर जो द्रव्यमान है वो m है, तो चैन की x इकाई लंबाई पर, पूरी x लंबाई पर जो द्रव्यमान होगा वो mx होगा, और गुरुत्व के कारण इस पर बल कितना हो जाएगा? mg इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। mg नीचे की तरफ लग रहा होता है और इंटू में x हो जाएगा, पूरी लंबाई पर लग रहा है, इसलिए लटके हुए भाग को वापस मेज पर लाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या हो जाएगा? देखो f इंटू डी एक्स हो जाएगा। f भाई जो बल था mgx था, है ना, और इंटू में dx, यानी कि थोड़ा थोड़ा विस्थापित होगा भाई, है ना। और भाई पीछे वाले, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि लंबाई क्या मानी है? कैपिटल L मानी है ना, और उसका 1/n भाग मेज के सिरे पर है, ठीक है। तो हम लिमिट क्या दे देंगे? लिमिट दे देंगे L/n। बस यहाँ पे स्मॉल l दे रखा है, हम कैपिटल L मान लेंगे, तो कैपिटल L/n में L हम n हम लिमिट दे देंगे। तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्या हो जाएगा? W = 0 से L/n mgx इंटू में dx। अब x का इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा? x² 2 हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी L/n, है ना, तो ये हो जाएगी L² n² हो जाएगी, है ना, -0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैपिटल L आ जाएगा, तो यहाँ पे कैपिटल L आ जाएगा, तो mg कैपिटल L² हो जाएगा यहाँ पे, और अपॉन 2n² हो जाएगा। अब m और इंटू में L जो होता है, m इंटू में L जो होता है वो क्या होता है? कैपिटल M होता है, हम समस्त द्रव्यमान मान लेते हैं ना, तो mg एल की जगह कैपिटल L आ जाएगा, अपन में 2n² हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो mg L/n में 2n², तो यहाँ पे है, जी हाँ, mg L/n 2n², तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है
जब स्थितिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, दोनों संरक्षित रहती हैं या कोई नहीं। तो आपको पता होगा यांत्रिक ऊर्जा ई जो होती है वो बराबर होता है K प्लस यू, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा और गति ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यदि और हम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से ये भी जानते हैं कि K1 प्लस U1 बराबर होता है K2 प्लस U2 के, है ना। यानी कि दोनों ऊर्जाओं का योग हमेशा बराबर रहता है, यानी कि संरक्षित रहता है। तो हम कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है कब? यानी कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा दोनों संरक्षित रहें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। जब एक निकाय पर लगने वाले बाह्य बलों का योग शून्य हो तो निम्न राशियां संरक्षित रहती हैं। जब एक निकाय पर लगने वाले बाह्य बलों का जब योग जो होता है वो शून्य रहता है ना, तो निम्न राशियां संरक्षित रहती हैं। रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। आप जानते हैं जब बाह्य बल जो होगा उसका बाह्य बलों का योग शून्य होगा तो आप जानते हैं कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dp ओवर dt के, है ना। तो जब ये कांस्टेंट होगा, शून्य होगा, तो जो कांस्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा? dp रहेगा, p रहेगा, संवेग रहेगा। तो रेखीय संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो इसका नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दो कण ए व बी प्रारंभ में विराम अवस्था में आपस में आकर्षण के बल के कारण एक दूसरे की ओर गति करते हैं। उस क्षण जब ए की चाल v तथा बी की चाल 2v है तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या होगी, है ना। निकाय के द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या होगी? भाई ये सब चीजें इन पे मैटर ही नहीं करती। द्रव्यमान केंद्र की चाल, है ना, तो द्रव्यमान केंद्र की जो चाल होगी वो कैसी होगी? शून्य होगी। कैसी होगी? शून्य हो जाएगी भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन पे वेलोसिटी वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, तो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य। संरक्षी बल को स्थितिज ऊर्जा के पद में निम्नवत लिखते हैं। तो संरक्षी बल को हम स्थितिज ऊर्जा के रूप में किस फॉर्म में लिखते हैं? ठीक है, आप जानते हैं F इजिकल्स टू क्या होता है? माइनस ग्रेड यू होता है, माइनस ग्रेड यू होता है। और ग्रेड मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना, यू और ग्रेड, है ना, यू और ग्रेड और माइनस, तो F इजिकल्स टू क्या होता है? माइनस ग्रेड यू होता है। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। संरक्षी बल को निम्नवत व्यक्त करते हैं। तो संरक्षी बल जो होता है उसका जो कर्ल होता है वो हमेशा कैसा होता है? शून्य होता है। तो हम जानते हैं कर्ल एफ बराबर क्या होता है? 0 होता है। अब कर्ल का मतलब क्या होता है? डेल का क्रॉस। वही बताया था सी से क्रॉस मैंने, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी हो तो कर्ल एफ बराबर क्या होता है? 0। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 13 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 13 का। ठीक है, 13 का क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र हमेशा होता है। भाई किसी भी पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहीं भी हो सकता है, पिंड के अंदर या बाहर, उसके कहीं भी हो सकता है। तो किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहीं भी हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 14 का सी। भाई देखो, ये जो है एक तार हो गया, इसका कहीं यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन इस एल आकार की शेप ले लें तो इसका द्रव्यमान केंद्र बाहर भी हो सकता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान केंद्र क्या हो सकता है? बाहर भी हो सकता है। तो अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है। निकाय पर लगाए गए बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य निम्न में परिवर्तन के बराबर होता है। जो निकाय पर हम बाह्य बल लगाएंगे वो जो द्वारा किया गया कार्य होगा वो किसके परिवर्तन के बराबर होता है? कुल ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा के, स्थितिज ऊर्जा के, या ABC तीनों के। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि निकाय पर जो बाह्य बल लगाते हैं वो किया गया निम्न में परिवर्तन के बराबर होता है। आपने वो पढ़ रखा है, कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ रखी है। कार्य ऊर्जा प्रमेय में क्या होता है कि किया गया कार्य जो होता है वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि के या परिवर्तन के बराबर होता है। तो इससे क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, बहुत ही इजी और कंसेप्ट पे बेस्ड। तो जितने क्वेश्चन हो सकेंगे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। चैनल पर जरूर बने रहिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा और आप क्लियर जरूर करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल के भी आएंगे, ये तो न्यूटोनियन यांत्रिकी के चल रहा है हमारा, अब मैथमेटिकल के भी आएंगे, है ना। भैया आपको तो पढ़ना है, बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो देखनी है और आपको बस बैठ के पढ़ना है, बस मैं कुछ नहीं करना, वीडियो देखनी है, आपको सारे क्वेश्चंस याद होते आएंगे, समझते आते आएंगे। गुरुत्व क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य बिंदुओं के पथ पर निर्भर नहीं करता, तब यह क्षेत्र होता है। जब कभी भी निर्भर नहीं करता, गुरुत्व क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच जो किया गया कार्य होता है वो निर्भर नहीं करता, है ना, तब यह क्षेत्र कैसा होता है? हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है भाई, डिपेंड ना करे अगर कार्य बिंदुओं के पथ पर, तो ये कैसा होता है? क्षेत्र होता है, संरक्षित होता है ना। इसके बाद गुरुत्व क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक द्रव्यमान ले जाने में किया गया कार्य। तो गुरुत्व क्षेत्र में यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, है ना, द्रव्यमान को ले जाने में जो कार्य होगा वो क्या होगा? मतलब इसमें क्या है? बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है, बिंदुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है,
गति के वास्तविक पथ पर निर्भर करता है या कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका 17 का ए हो जाएगा, है ना। बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है, हमेशा करता है, ठीक है। यदि U स्थितिज ऊर्जा है तब संरक्षित बल व्यक्त किया जाता है। अभी आपने पढ़ा, यदि U स्थितिज ऊर्जा है तो जो संरक्षित बल होता है वो कैसे यूज किया जाता है? F = माइनस ग्रेड U। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये तो पढ़ चुके हैं आप, है ना। दो बराबर द्रव्यमान के पिंडों के प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है भाई? प्रत्यास्थ संघट्ट में परस्पर चाल जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है, परस्पर चाल जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है, परस्पर वेग परिवर्तित हो जाता है, परस्पर संवेग परिवर्तित हो जाता है, परस्पर सभी, उपरोक्त सभी। भाई आपने देखा होगा प्रत्यास्थ संघट्ट होता है तो वेग जो होता है U1 से क्या हो जाता है? V1 हो जाता है ना। तो परस्पर हम कह सकते हैं चाल परिवर्तित हो जाती है ना, परस्पर चाल परिवर्तित हो जाती है। हम दिशा के बारे में यदि बात करते, दिशा के बारे में बात करते तो वेग हो जाता है, लेकिन हमें चाल के बारे में बात करना है, ठीक है, सिर्फ चाल के बारे में। तो 20 प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है? प्रत्यास्थ संघट्ट में गति ऊर्जा संरक्षित रहती है, गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है और रेखीय संवेग संरक्षित नहीं रहता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? देखो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में इन्होंने कर रखा है दोबारा से। भाई प्रत्यास्थ संघट्ट में आपने देखा होगा रेखीय संवेग संरक्षित, रेखीय संवेग जो होता है, रेखीय संवेग वो भी संरक्षित रहता है और गति ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। तो इसमें ए और सी दोनों होंगे, है ना, इसमें ए और सी दोनों होंगे। वो ऐसा देगा ही नहीं, वो आपको दोनों देगा, ठीक है, इस तो बुक में कर रखा है, वो आपको दोनों देगा। नेक्स्ट बस खत्म होने वाला है। अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है भाई? अप्रत्यास्थ संघट्ट में ये वाली चीज होती है कि जो हमारा संवेग होता है वो संरक्षित रहता है ना, लेकिन गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, ठीक है, गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। तो 21 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है ना, सिर्फ जो कुल ऊर्जा होती है वो तो संरक्षित रहती है, ठीक है। एक हल्का पिंड द्रव्यमान m1 तथा वेग v1 तथा एक भारी पिंड द्रव्यमान n2 व वेग v2 की समान गतिज ऊर्जा है, तब ये दोनों, ये इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी? तब जो इसमें कंडीशन लगेगी आपकी वो लगेगी m1 v1 इज लेस देन m2 v2, क्योंकि ये हमेशा ज्यादा होगा, है ना। एक हल्का पिंड द्रव्यमान m1 तथा वेग v1, एक भारी पिंड m2 व वेग v2 की समान गतिज ऊर्जा है। काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की समान है। जब काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की समान है तो द्रव्यमान के कारण m2v2 हमेशा बड़ा हो जाएगा। देखिए जो संवेग होगा m2v2 या p2 वो बड़ा, हमेशा बड़ा हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 क्वेश्चंस किए हैं। तो आपको समझ में आया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके, और भी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो मेरे को आप मिलेंगे बुक्स में, और जो इतने मैं करा सकता हूँ आपको कराऊंगा। वीडियो बने रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नए हैं तो, और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइज।